बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान करने की विधियों के पश्चात आज हम देखेंगे कि उत्तरदाताओं का चयन कैसे किया जाता है, यानी कि निदर्शन, जिसे कि हम अंग्रेजी में सैम्पलिंग बोलते हैं। कि सैम्पलिंग क्या चीज़ है, निदर्शन क्या है, प्रतिचयन क्या है। क्योंकि जब अनुसंधान करता है तो जिन उत्तरदाताओं का चयन करता है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ विधि होगी। जिस प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करने की विधि है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में सैम्पलिंग का भी कुछ मेथड है। अब निदर्शन किसे कहते हैं, इससे पहले हमें अर्थ और परिभाषा को समझना होगा कि निदर्शन क्या है। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण की आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करेगा या केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करेगा या उनमें से कुछ तथ्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार से अनुसंधान में हम दो प्रकार से आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। पहला है संगणना विधि और दूसरा है निदर्शन विधि। संगणना विधि का तात्पर्य है जिसमें समूह की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या जानकारी प्राप्त की जाती है, और निदर्शन विधि का तात्पर्य है कि उन इकाइयों, संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों का कुछ निश्चित विधियों द्वारा चयन करना। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम सभी का अध्ययन करने लग जाएंगे तो हमारा रिसर्च का वर्क बहुत लंबा खींचेगा, धन और समय अधिक लगेगा, और उन तात्कालिक परिस्थितियों में जो परिणाम चाहिए या जो सिद्धांत बनाए हैं या समस्या के उन्मूलन के लिए हमने जो उसके लिए कार्य करेंगे वो सब असफल हो जाएगा। तो संगणना विधि, जिसे हम सेंसस मेथड कहते हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र अर्थात संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई और प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित करके जानकारी को प्राप्त करता है। इस प्रकार की संगणना हम जनगणना में देखते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति की जनगणना के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जानकारी हासिल की जाती है। निदर्शन विधि का तात्पर्य है, सैम्पलिंग मेथड का तात्पर्य है कि उसमें से प्रतिनिधि के रूप में कुछ इकाइयों को चुन लिया जाए। ये एक दूसरा तरीका है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों का आतंकवाद की समस्या पर विचार जानना चाहते हैं, या कोरोना महामारी के उपायों को दूर करने के लिए उपाय जानना चाहते हैं, सूचनाएं संग्रहित करना चाहते हैं, तो निदर्शन पद्धति के आधार पर हमें कुछ छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उन्हीं का अध्ययन करना होगा। यह संगणना पद्धति से बिल्कुल अलग होती है। अब निदर्शन पद्धति को हम देखेंगे कि निदर्शन पद्धति समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग अति प्राचीन काल से और व्यावहारिक रूप में भी दैनिक रूप में होता है। जैसे कि घर में स्त्रियां जो कार्य करती हैं, गृहस्थी चलाती हैं, तो वह यह चावल पके या नहीं है जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती हैं। बाजार से गेहूँ, चावल, दाल लाते हैं तो मोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर उनकी जांच करते हैं, या टोकरे में कोई आम चख करके सभी आमों के बारे में निर्णय लेते हैं, या केवल एक बूंद रक्त की परीक्षा कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है कि उसका ग्रुप O+ है या A है या AB है। व्यापारी लोग गुड़, शक्कर, मिर्च, धनिया, रुई, कपड़ा आदि हजारों चीज़ों की परख के लिए ढेर में से कुछ नमूना लेकर के निष्कर्ष निकालते हैं। नमूना माने उसका प्रतिनिधि निदर्शन निकाल करके उसके बारे में निर्णय लेते हैं। इस निष्कर्ष को फिर वो पूरे समूह पर लागू करते हैं, पूरे सारे ढेर पर लागू करते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हम आदमी के द्वारा व्यापक रूप में देखते हैं कि निदर्शन का उपयोग किया जाता है। गुडेव हेड के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। PV यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग की एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। बोगार्डस के शब्दों में हम कह सकते हैं कि निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं, और इन प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र और समूह पर लागू किया जाता है। इसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। यदि हम किसी समूह में से कुछ इकाइयों को चुनते हैं तो उन इकाइयों का प्रतिशत भी उसके बराबर होना चाहिए, लगभग जैसे 10% कम से कम होना चाहिए। नहीं कि 200 लोग हैं, 200 समूह की इकाइयाँ हैं और हम उसमें से केवल 2 ही चुनें, या मान लीजिए चावल की बोरी है तो केवल एक चावल देख करके हम उसका निर्णय लें। नहीं, उसके लिए कुछ हमें उसका प्रतिनिधि चुनना पड़ता है। इसीलिए निदर्शन के कुछ आधार हैं, जैसे कि प्रश्न ये उठता है कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाए।
तो पहला है समग्र की सजातीयता, अर्थात ऊपरी तौर पर हमें व्यक्तियों और तथ्यों में बहुत अधिक असमानता दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि कारखाने में बनने वाली कोई दो वस्तुएं भी पूर्णतः समान नहीं होती हैं, दो जुड़वा भाई भी समान नहीं होते हैं। फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में अंतर्निहित एकता मौजूद होती है। यदि तथ्यों में अत्यधिक एकरूपता पाई जाती है तो संपूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अंतर बहुत कम है, तो संपूर्ण में से कुछ इकाइयों का चयन करना ही प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार निदर्शन विधि की मान्यता पर आधारित है। दूसरा, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, और तीसरा उचित परिशुद्धता। ये इसके 3 आधार हैं ताकि हम जिस समग्र में से इकाइयों का चयन करते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो। दूसरा, पर्याप्त आकार हो। तीसरा, निष्पक्षता हो। चौथा, साधनों के अनुरूप हो। पांचवा, उद्देश्यों के अनुरूप हो। छठा, सामान्य ज्ञान और तर्क पर आधारित हो। सातवां, व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित हो। आठवां, वह स्वतंत्र हो। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अनावश्यक व्यय, धन और समय को बचाने की दृष्टि से निदर्शन को पर्याप्त छोटा होना चाहिए और इसे पर्याप्त कभी कभी बड़ा भी होना चाहिए। इसके लिए इस अनुसंधानों में कुछ विधियां मौजूद हैं। इन विधियों की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे और ये देखेंगे कि निदर्शन की प्रमुख विशेषताओं के आधार क्या क्या हैं।